नमस्कार दोस्तों, आज चलते हैं हम सन 2014 में यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसे जाए तो 1.2 हो सकता है, 1.3 हो सकता है, 1.4 हो सकता है, 1.004 हो सकता है। तो इसके बीच में अनंत की 65 और 117 का मौसम निकालेंगे। तो 65 का मौसम क्या हो, इसका फ्रैक्शन हो सकता है 5 × 13, तो 65। और दूसरा हो सकता है 117, इसका होता है 9 × 13। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसका इस एचसीएफ को ये दर्शाया गया है, क्या दर्शाया गया है, इस एचसीएफ को दर्शाया गया है 65m-117 = 13। भाई 65 और 117 का ये मतलब क्या आया था 13, इसको इस रूप में लिखा था, मतलब ये जो होगा ये इसके बराबर ही होगा। इसे हल कर लेते हैं तो 65m = 13 + 117। तो 65m = इसे जोड़ेंगे तो m = क्या हो जाएगा, 130 में से 130 में 65 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 130 में 65 से भाग देंगे तो 65 का 65, 65 दूना 130। तो m = क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -5/, तो गुणनफल किसका निकालेंगे, -5/19 × 5/19 इनका गुणनफल होगा। तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, -25/361। अब कह रहा है कि गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम निकालिए। गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम जो गुणे में जो ऊपर रहता है वो नीचे चला जाएगा, जो नीचे होगा ऊपर चला जाएगा। तो यह हो जाएगा -361/25। ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5.47 × 5.47 -4.53 × 4.53 ये लिखा है 0.94, यहाँ लिखा है -1550/7.2। हम लिख सकते हैं 5.47 का होल स्क्वायर -4.53 का होल स्क्वायर अपान 0.94 -14.50/7.25। देखिए, अगर इसे आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है a² - b²। तो ये लिखा है a² - b², तो इसे तोड़ लेते हैं। तो एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो हम लिख सकते हैं 5.47 प्लस इसे लिख सकते हैं 4.53, एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में 5.47 - 4.53/0.94। ये हो जाएगा, अगर इसे करेंगे माइनस, अगर 2 अंक पे दशमलव तो इसे पूरी हटा देते हैं, यह हो जाएगा 1450
1450 अपान 7, इसे भी पॉइंट हटाते हैं तो ये 725। अरे भाई ऊपर भी 2 अंक पे दशमलव, नीचे भी 2 अंक पे दशमलव, 100 का गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 7 दशमलव ये आ जाएगा आपका, ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1,7,10,0,0 और 2 अंक पे दशमलव, तो ये 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये आ जाएगा 10, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.94 अपान 0.94 माइनस, देखिए इसे आप काटेंगे तो 725 का 725 दूना 1450 होता है, तो ये कट के आ जाएगा 2, 0.94 से 0.94 कट गया तो ये आपको मिल जाएगा 10 - 2 = 8 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय से 30% है, ए की मासिक आय बी से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है। यदि इन तीनों का सम्मिलित आय 7,700 है तो सी की आय बताइए। तो माना सी की आय x है तो बी की आय, तो बी की आय इक्वल टू बी की आय सी की आय का 30%, मतलब x गुणे 30/100, 30% है तो यह हो जाएगा 0.3x। तो ए की आय इक्वल टू, ये कह रहा है कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, तो चलिए तो बी की आय क्या है 0.3x गुणे 20% अधिक मतलब 120/100, इसे आप 120 में 100 से भाग देंगे तो आ जाएगा 0.3x, 20 में 100 से भाग देंगे तो 1.2 आ जाएगा, इसे गुणा करेंगे तो 0.36x हो जाएगा। अरे 12×36 2 अंक पे दशमलव, तो 2 अंक पे दशमलव हो गया तो 0.36x हो जाएगा। अच्छा, तीनों की आय जोड़ लेते हैं तो ए की आय क्या है 0.3x धन बी की आय क्या है 0.3x धन सी की आय क्या है x है, इक्वल टू 74700। इसे आप जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1.66x इक्वल टू 747, तो x बराबर आ जाएगा 74700 अपान 1.66। इसे आप क्या करिए ऊपर नीचे 100 का गुणा कर दीजिए तो यह हो जाएगा 7470000 अपान 166। इसे आप भाग देंगे ये आ जाएगा आपका 45,000। तो x बराबर, तो सी का मान पूछा जा रहा था, कह रहा सी की आय बताइए, सी की आय, तो सी की आय क्या हो जाएगा 45,000। दूसरा तरीका इसे हल करने का ये है, दूसरा तरीका भी बता दे रहा हूँ, कुछ ना करिए, अगर सी की आय 100 मान लीजिए, सी की आय मान लीजिए 100 है तो बी की आय क्या होगा 30 हो जाएगा। कह रहा है कि सी की आय का 30% ही है तो मतलब 100 का 30% तो 30 हो जाएगा। अच्छा, ए की आय देख लीजिए, तो ए की आय जो होगा कि ये कह रहा है कि 30 का 20%, तो 30 गुणे 20%, 120%, 120/100, तो 1 शून्य से 1 की 100 + 30 + 36, ठीक है, ये टोटल मिल के किसके बराबर आ जा रहे हैं, ये बराबर है 74700 के बराबर है। तो इसको जोड़ेंगे तो वह 166, ये भाग है, ये जानिएगा, इक्वल टू 74700, तो एक भाग का मान कितना होगा, तो एक भाग बराबर ये हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो 74700/166, ये देखिए यह हो जाएगा, इसे भाग देंगे
तो ये आ जाएगा 450, ये आ जाएगा 450। आपको भी भाग देना पड़ेगा। 747 में 74700 में 166 का भाग देंगे तो 450 आ जाएगा। तो ये एक भाग का मान है। और C बराबर कितना है, 100 भाग है। तो C बराबर 100 भाग है। तो देख लीजिए यहाँ से C इक्वल टू 100 भाग है, तब 100 भाग ही 100 भाग माना ही है। तो C बराबर, तो एक भाग बराबर 450, तो 100 भाग बराबर तो 450 गुणे 100 करेंगे तो यह हो जाएगा 45,000। ठीक है, ये C का मान आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन है, B सही हो जाएगा। कि यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है तो झील की गहराई क्या है। तो देखिए ये वॉल्यूम दिया है, तो वॉल्यूम V बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। L क्या है, लंबाई, B क्या है, चौड़ाई, और जो गहराई है वो H है। तो वॉल्यूम कितना दिया है, 1200 घन मीटर पानी है। लंबाई क्या है, 40, चौड़ाई क्या है, 10, ऊंचाई निकालना है H। तो H बराबर हो जाएगा 1200/40 गुणे 10, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 4 1 4, 4 3 12, तो H बराबर क्या हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C सही हो जाएगा। त्रिभुज होता है तो जो इसके डायगोनल्स होते हैं वह एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री का बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इधर भी 90 डिग्री का एंगल होगा तो हम लिख सकते हैं कि ये बीच में O लिखा है, तो लिख सकते हैं AO इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, AO इक्वल टू लिखा जा सकता है AC/2, और BO इक्वल टू लिखा जा सकता है BD/2। अरे भाई ये जो डायगोनल के आधे कर दिए हैं तो BO बराबर लिख सकते हैं BD/2। भाई टोटल का नाम BD है, उसका आधा कर दिए हैं तो BO के बराबर होगा, तो BO बराबर BD/2। अब हम देखें ट्रायंगल AOB में AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर धन BO स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखिए ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये क्या बन रहा है, AB स्क्वायर धन AO स्क्वायर धन BO स्क्वायर। ये ट्रायंगल AOB ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर धन BO स्क्वायर। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर बराबर AO की जगह लिख सकते हैं AC इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में वही दिया गया है। तो AC/2, अरे भाई AO बराबर AC/2 का होल स्क्वायर धन BO बराबर लिख सकते हैं BD/2 का होल स्क्वायर, या लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर AC/4 धन BD स्क्वायर बराबर 4, या लिख सकते हैं 4AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर धन BD स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर C सही है। AC स्क्वायर धन BD स्क्वायर बराबर 4AB स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक है, या ऐसे कर लीजिए, या दूसरा मेथड हम बता दे रहे हैं। सॉल्व करने के लिए दो मेथड का यूज कर लिए, पहला बताए हैं जो है। दूसरा मेथड ये है कि आप इसे अगर इसकी भुजा हम A मान लें तो भुजा का स्क्वायर बराबर होता है D1 का स्क्वायर धन D2 का होल स्क्वायर। देखिए मान लीजिए यह D1 है और ये D2 है, ये D1 है ये D2 है। तो अब इसको देखिए तो D1 बराबर लिख सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर मान लीजिए, कोई भी भुजा मान लीजिए भुजा AB, यही भुजा लिखा है AB के संदर्भ में लिखा है तो भुजा AB यही मानिए। तो मान लीजिए AB की जगह AB का स्क्वायर AB का होल स्क्वायर इक्वल टू,
डायगोनल D1, तो डायगोनल D1 मान लीजिए ये BD है, तो BD का स्क्वायर कर दीजिए, तो BD/2 का होल स्क्वायर धन ये डायगोनल 2 है, मान लीजिए AC डायगोनल 2 है, तो AC/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर करेंगे 4 धन AC का स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं, अगर देखिए 4 कॉमन है तो 4 का डायरेक्ट उधर गुणा हो जाएगा, तो ये लिख सकते हैं 4AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर धन AC स्क्वायर। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक ये फार्मूला बेस्ड है। ये किससे है? फार्मूला बेस्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी तब भी सही हो जाएगा। ठीक है, या आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, दोनों चाहें जिससे भी चाहें कर सकते हैं। तो कह रहा है कि x और y के मान निकालिए। देखिए x और y के मान निकालने के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सरसाभिमुख कोण होता है, मतलब अगर इधर जो कोण होगा तो सेम कोण इधर बनेगा, इधर जो कोण होगा वही सेम कोण इधर बनेगा। तो यहाँ से अगर इसका जस्ट शीर्षाभिमुख कोण 80 डिग्री दिया है सामने, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 डिग्री। भाई शीर्षाभिमुख कोण से y का मान क्या आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। अगर y का मान 80 डिग्री आ जाएगा, लिख सकते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण के वजह से शीर्षाभिमुख कोण y डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री की जगह पे इस 80 डिग्री लिख दे रहे हैं डायरेक्ट इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं x डिग्री बराबर 180 डिग्री, 80 और 50 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 130। तो x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 डिग्री। 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 डिग्री आएगा। तो x बराबर 50 डिग्री, y बराबर 80 डिग्री। किस ऑप्शन में है? ये एलिवेटर किसी खदान से 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर जमीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो 350 मीटर उतरने में लगा समय। अरे भाई ये समझिए धरातल है, धरातल के ऊपर यहाँ पे एलिवेटर है, अब इसे उतरना है यहाँ पे, ये है यहाँ से लगाए यहाँ तक की जो दूरी है उसकी वह 350 मीटर है, और 10 मीटर ज़मीन के ऊपर भी है 10 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? टोटल दूरी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा 10 धन 350 बराबर 360 मीटर हो जाएगी। ठीक, इतना हो जाएगा। कह रहा है उतरने में लगा समय, तो आप जानते हैं फार्मूला, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। अब चाल दिया गया है, चाल कितना दिया गया है? चाल दिया है 6 मीटर प्रति मिनट दिया है। ठीक है, 6 मीटर प्रति मिनट दिया है, तो आप समय निकाल सकते हैं। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी दी गई है 360 मीटर, से भाग दे दीजिए, तो 6 से भाग देंगे तो ये 60 मिनट आएगा। 60 मिनट मतलब 1 आवर हो जाएगा। तो 1 आवर किस में? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 35 और लघुत्तम, कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक 35 और लघुत्तम समापवर्तक 525 है। यदि उनमें एक संख्या 175 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो फार्मूला आप जानते हैं, फर्स्ट नंबर गुणे सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। तो फर्स्ट संख्या क्या दिया गया है? फर्स्ट संख्या दिया गया है 175 इंटू सेकेंड नंबर निकालना है। HCF के अंदर दिया है 35 इंटू LCM के अंदर दिया है 525। तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या, तो 35। इसे आप काट दें तो हम 25 से काटें तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। अब 25 का दूनी 50, 25 से करना 25 हो जाएगा। फिर 7 एक करना 7, 7 त्रिक 21, तो 25 35 3 3 25 15 5 लगा 1 3 त्रिका 9 1 10 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 105। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकेंड दूसरी संख्या क्या होगी 105 हो जाएगी। 2600 रुपये हो जाती है तो राशि क्या है? देखिए हमें दिया गया क्या है, गिवन दैट दिया है, रेट दिया है 5%, समय दिया है, टाइम कितना दिया है 6 वर्ष,
कह रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में जो अमाउंट हो जा रहा है वो 2600 रुपये है। तो ए दिया है, ए बराबर कितना दिया है, 2600 रुपये दिया है। तो आप जानते हैं फार्मूला, अमाउंट बराबर होता है P प्लस P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है। ठीक, तो देखिए या लिख सकते हैं ए बराबर P कॉमन करेंगे तो 1 प्लस आर टी अपान 100। ठीक, अब इसी में वैल्यू सब पुट करिए तो देखिए, तो ये बराबर कितना दिया है, 2600 इक्वल टू पी हमें ज्ञात करना है, अमाउंट ये निकालना है। कह रहा है कि भाई वो राशि बता दीजिए। पी 1 प्लस आर दिया है क्या 5% गुणे समय दिया है 6/100। इसे हल करें तो 5 करना 5 विषय यहाँ में 100 होता है। 2600 इक्वल टू पी, इसे हल करेंगे 20 करना 20 6 26/20 या पी बराबर लिख सकते हैं 2600 गुणे 20/26। 26 करना 26 का भाग देंगे, 2600 में 26 का भाग देंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ पी बराबर क्या आ जाएगा, पी बराबर यहाँ आ जाएगा, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं पी बराबर 20 बराबर 2000। तो राशि कितनी हो जाएगी, राशि आपकी 2000 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि 10 मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर। देखिए किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो गुणा करते हैं 5/18 से। किससे गुणा करेंगे, अगर किलोमीटर पर आवर कोई चीज़ दिया है उसे चेंज करना हो मीटर पर सेकेंड में तो हम किससे गुणा करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक, पर अगर यही चीज़ सेम चीज़ मीटर पर सेकेंड दिया हो, ऐसे चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तब किससे गुणा करते हैं, तब इससे गुणा करते हैं 18/5 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा। कैसे आया है 5/18, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है बटे 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट को 60 सेकंड में बदलेंगे तो 60 का गुणा कर देंगे। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब क्या बचा, 10/36 बचा। इसे और काटेंगे तो 2 5 10 और यह आ जाएगा 18। तो यह 5/18 आ गया। तो आइए हम क्वेश्चन पे देखते हैं। मीटर पर सेकेंड है, इसे चेंज करना किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो 10 गुणे 18/5 अरे 32 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा ये वाला जो है इसके ही, तो देखिए जो AC है वह AC पैरेलल है FE के पैरेलल है। जब AC FE के पैरेलल है तो जो एंगल FEB का होगा वही एंगल ACB का होगा इक्वल टू 60 डिग्री। कैसे, ये एकांतर कोण से होगा। कैसे होगा, एकांतर कोण से होगा। ठीक है, ये इसी के पैरेलल है तो ये भी इसी के पैरेलल है, तो ये एकांतर कोण की वजह से ये क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। कर्ली ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट में -2 पावर -1 पे पावर -1 पे पावर -1 पे पावर -1। देखिए इस तरह क्वेश्चन को हल करने के लिए तो या तो बारी बारी से आप इसे हल करें, या इसका दूसरा मेथड ये है कि आप जितने इसके दिए गए पावर्स हैं इन पावर्स का क्या करिए, एक ही बार में गुणा कर लीजिए। तो हम कर सकते हैं -2 पे पावर -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1। तो देखिए कितनी बार है, 1 गुणा 1 तो माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा। ठीक, प्लस का माइनस हो जाएगा माइनस, फिर माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो फिर प्लस हो जाएगा। या देखिए 1 2 3 4 बार आया है माइनस, इसका मतलब प्लस में आएगा। तो -2 पावर
+1 या -2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व क्षेत्रफल दिया है। पार्श्व क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर, B मीटर स्क्वायर, C मीटर स्क्वायर दिया है। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम पार्श्व क्षेत्रफल तो मतलब LB बराबर A मीटर स्क्वायर, BH बराबर B मीटर स्क्वायर, HL बराबर C मीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम V बराबर होता है वॉल्यूम V इक्वल होता है LBH, या V इक्वल टू लिख सकते हैं √L² B² H², या फिर लिख सकते हैं V इक्वल टू √LB BH HL। तो लिख सकते हैं V इक्वल टू LB बराबर A, BH बराबर B और HL बराबर C। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो A के स्थान पे सबसे बड़ा अंक क्या आएगा? चलिए देखिए, 6 से विभाज्यता का नियम ये है कि वो सभी संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी जो 2 और 3 से विभाज्य हैं। तो 2 से विभाज्य का नियम ये है कि उसके इकाई के अंक पे क्या आना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए। ठीक है। और 3 से विभाज्यता का नियम ये है कि सभी संख्याओं का जो योग होना चाहिए वह 3 से क्या होना चाहिए? 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करें, जोड़ेंगे और एक स्थान पे क्या आना चाहिए? सम संख्या, क्योंकि इकाई के अंक पे A ही दिया है। तो आइए हल करते हैं। तो जोड़िए। तो लिखा है 6 + 2 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 + A। ठीक है, इनको जोड़िए। तो 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 9, 18 और 9 27, 27 1 28, 28 5 33। ये आ जाएगा 33 + A। अच्छा, कह रहा है A का स्थान सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा अंक 5 लिखा जाएगा? नहीं, 5 कटेगा ही नहीं, 2 से नहीं कटेगा, ये तो होगा ही नहीं। 8, अच्छा 8 देखते हैं, ये 2 से कट जाएगा पर 3 से नहीं कटेगा, तो ये 8 भी नहीं होगा। 9 देखते हैं, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है, तो ये भी नहीं होगा। 6 ऐसी एक संख्या है जो 2 और 3 दोनों से क्या हो सकती है? विभाज्य हो सकती है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 5 ऋण या अभाज्य संख्याओं का योग है। तो प्रथम 5 क्या है? 2 + 3 + 5 + 7 + 11। 1 2 3 4 5, इनका जोड़ लीजिए। तो 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 11 28। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपये हैं। जतिन के पैसे का 1/4, प्रिया के पैसे का 1/7 से 2 अधिक है, प्रिया के पास है। देखिए, जतिन के पास मान लीजिए, माना जतिन के पास x रुपये तथा प्रिया के पास y रुपये हैं। ये हो जाएगा। इनका मिला के क्वेश्चन के अनुसार x + y बराबर 41 रुपये कह रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जतिन के पैसे का 1/4, जतिन के पैसे का 1/4 करते हैं तो जतिन के पैसे का 1/4। देखिए, ये जो कामा लगा होता है ये बराबर होता है, ये दिमाग में रखा करिए। जतिन के पैसे का 1/4, तो जतिन का पैसा x माना तो x/4, कामा प्रिया के पैसे के 7 से 2 अधिक है, धन 2 कर दीजिए। अब इसे सॉल्व टू y + 14/7। अब तो चीज जो 7x बराबर 4y धन 56, 14 चौक 56, या
7x माइनस 4y बराबर 56 हो जाएगा। अच्छा इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 में 4 का गुणा कर दें, अगर इक्वेशन 1 में हम 4 का गुणा करें तो ये हमें मिल जाएगा, 4 का गुणा करें तो हमें मिल जाएगा कि 4x धन 4y इक्वल टू 4 का 4 4 जा 16। ये हो गया। ये क्या किए हैं, इक्वेशन 1 में हम 4 का गुणा किए हैं दोनों तरफ। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे 7x माइनस 4y इक्वल टू 56। इसे हल करेंगे तो 4y से 4y कैंसिल, प्लस माइनस कट जाएगा, तो सचर 11x इक्वल टू 6 4 10 19 लगा 1, 6 5 11 1, 12 2 लगा 1 1 1 2 220। तो x बराबर आ जाएगा 220/11। इसे भाग देंगे, 11 दूनी 22 20 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा। अगर x बराबर 20 रुपये आ गया तो y बराबर क्या आ जाएगा, अरे भाई दोनों का जोड़ 41, तो y बराबर 21 आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है प्रिया के पास कितना रुपया होगा, प्रिया के पास 21 रुपया है। 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr बराबर 44 या 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 44। देखिए तो 22 एक नाम 22 दूनी 44, 2 एक नाम 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 3 से 14 गुणेगा तो 7 हो जाएगा। ठीक, r बराबर 7 आ गया। तो पूछा जा रहा है क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल a बराबर होता है πr स्क्वायर होता है, a बराबर 22/7 गुणे r बराबर 7 गुणे 7, 2 बार लिखा तो एक साथ से एक साथ कट जाएगा, तो 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 154 किस में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि दो संख्याओं के अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। देखिए हमेशा याद रखिए, वैसे तो आप मान सकते इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो संख्या बराबर, ऐसे याद हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, संख्या बराबर होता है 10x + y। अरे यहाँ इकाई का अंक मानिएगा y है और दहाई का अंक x है, तब जाकर 10x + y, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10x + y। कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि दो संख्याओं के दोनों अंकों का योग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि x + y बराबर 7, दो संख्याओं के अंकों का योगफल 7 है। यदि संख्या में ये अंक है, अंकों का योग 7 है। अब संख्या की बात देखिए, कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम पलट जाता है। देखिए 10x + y में अगर हम 27 जोड़ते हैं तो संख्या क्रम बदल जाता है, 10y + x हो जाता है। यही फिर क्या करेंगे कि इसे हम इधर करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो यह आ जाएगा 9x - 9y बराबर -27। 9 से भाग दे देंगे तो x - y बराबर -3 आ जाएगा। दोनों पक्षों में 9 से भाग दिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। अब देखिए इसे इक्वेशन नंबर 1 मानिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मानिए, तो देखिए ये हो सकता है, होगा x + y बराबर 7, x - y बराबर -3। इसे हल करेंगे, x जोड़ेंगे 2x + y -y कट जाएगा, इक्वल टू 7 में से -3 जाए 4 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर x बराबर 2 आ गया तो यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अरे भाई यहाँ 2 रखेंगे तो इधर जाएगा तो 7 में 2 जाए 5 हो जाएगा। तो संख्या बराबर क्या आ जाएगी, तो संख्या बराबर हो जाएगी 10 × 2 धन 5। अरे यही है ना, x की जगह पे 2 रखिए, y की जगह 5 रखिए, तो 10 दूनी 20, 20 5 25 हो जाएगा। संख्या बराबर क्या आ जाएगी, 25। ऑप्शन नंबर है ये सही हो जाएगा। किसी दी गए आंकड़े के लिए बारंबारता 5 टैली चिन्ह से निरूपित करते हैं तो क्या होगा, कैसे निरूपित करते हैं, टैली
चिन्ह, टैली चिन्ह में अगर 5 निरूपित करना होता है, देखिए अगर 1 निरूपित होगा करना होगा तो 1 लाइन, 2 निरूपित करना होगा 2 लाइन, 3 निरूपित करना होगा 3 लाइन, 4 निरूपित करना होगा तो 4 लाइन। पर जैसे ही 5 निरूपित करना होगा तो 1 2 3 4 एक लाइन क्रॉस कर देंगे। ये क्या है? टैली का चिन्ह है। तो 5 किस तरह लिखा जाएगा? 4 बार पाई उस पर क्रॉस कर देंगे तो ये क्या है? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके एक से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टैली चिन्ह। 2 और 3, तो इनके बीच में फैक्टर क्या होगा? केवल 1 ही फैक्टर होगा। यही की फैक्टर क्या होता है? यह CF हो जाएगा। 2 प्राइम नंबर के बीच जो महत्तम समापवर्तक होगा वह केवल क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है कि 1715.271 में स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 7 के स्थानीय मानों का अंतर। तो देखिए, ये देखिए इसका 7 गुणे इधर कितने हैं? 1 2 3 अंक, तो 1 लिखिए, 2 अंक 0 बढ़ाइए, ये हो जाएगा 700। अब दशमलव के बाद देखिए, दशमलव के बाद इनका क्या हो जाएगा? 7 गुणे जितना इधर होगा उतने बटे में ले जाइए, 1 बटे 2 अंक है तो 100 करिए, यह आ जाएगा 0.07 आ जाएगा। अब इनका अंतर देखिए, अंतर क्या हो जाएगा? 700.00.07 घटाइए तो ये इसको हासिल देगा। 10 में 7 जा 3, यहाँ 699.93। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या करना है? त्रुटि ज्ञात करना है कि फ्रैक्शन 1/2 + 1/3 = 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? उपचार के लिए क्या करना चाहिए? एलसीएम लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझने में बच्चों की सहायता करें। यही तो ठीक है। बच्चे से कहें कि अधिक से अधिक अभ्यास करें, पहले समझ लें तब न उससे अभ्यास कराया जाए। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। प्रत्येक भिन्न के परिमाण को समझने में बच्चे की सहायता करें, पर ठीक है ये, पर सबसे ज़्यादा है लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें, क्योंकि अगर लघुत्तम समापवर्त जाए तो जानता बच्चा तो ये नहीं लिखता, ये जो 2/5 लिखा है। पहले वो एलसीएम निकालता, एलसीएम निकाल के हल करता, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है लघुत्तम समापवर्त। अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। पहला है शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच संबंधों को समझते हैं। तो देखिए पहले क्या क्रम करेंगे, कार्य इसका क्रम बताइए। तो क्रम जो होगा, पहला क्रम होगा कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा, क्या सरल से जटिल आप जानते हैं, तो पहला क्या है? सरल तरीका क्या है कि शिक्षार्थी सरल अवलोकन के द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करेंगे। ठीक, सत्यापित करने के बाद शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का भी प्रयोग करेंगे। उसके बाद अमानक इकाई का प्रयोग करेंगे। तुरंत मानक इकाई नहीं दिया जाएगा, अमानक इकाई दिया जाएगा, मोटी मोटा बताया जाएगा ये ऐसा है वैसा है। फिर तीसरा क्या किया जाएगा? शिक्षार्थी के लिए मापन। उसके बाद शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच तब वो क्या करेंगे? संबंध स्थापित करेंगे। उनके बीच कैसे संबंध है तब बताया जाएगा, जब उनके मीटर के बारे में, मानक के बारे में करेंगे। तो 3214 ये ऑप्शन नंबर डी सही है। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए जरूरी होता है सवालों के उत्तर देने की तकनीक में निपुणता। अधिकतर सूत्रों को सूत्र याद करना ये निगेटिव माना जाता है। ठीक है, किसी चीज़ को याद करना निगेटिव माना जाता है। बहुत जल्दी सवालों को हल करना ये भी अच्छी बात नहीं है। सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक अच्छा गणितज्ञ वही है जो सभी अवधारणाओं को समझे, फिर लागू करे और उनमें संबंध स्थापित करे। तो सबसे सटीक आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सकते हैं क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक किससे शुरुआत कर सकते हैं?
विभिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना। सूत्र को स्पष्ट करना अच्छा नहीं माना जाएगा, ये गलत है। हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र को प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। फिर सूत्र का प्रयोग आ रहा है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। इकाई वर्ग गणन की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये तो पहले ही नहीं कराया जाए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। हथेली, पत्ते, नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना, ये आसान काम है छोटे बच्चों के विषय में। कह रहा है EF एक वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई बताइए। देखिए, एक वृत्त हो गया, कह रहा है एक वृत्त की जीवा 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए ये सेंटर हो गया, सेंटर मान लीजिए O है, ठीक है। जीवा जो होती है, ये ऐसी जीवा होती है, वो केवल सेंटर से होकर ना जाए और कहीं से इधर उधर से जाए तो उसको जीवा ही बोलते हैं। तो कौन सी जीवा है? E और F। EF क्या है? जीवा है। इसकी जो त्रिज्या दी गई है वह 13 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या है? 13 सेंटीमीटर। त्रिज्या यही होगा ना, सेंटर से परिध की दूरी, बीच की दूरी जो होगी। अब कह रहा है EF 10 सेंटीमीटर है, तो जब हम किसी केंद्र से जीवा पे लंब डालते हैं तो यह जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। अगर ये पूरा 10 सेंटीमीटर है तो यह 5 सेंटीमीटर, यह 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि लंब की लंबाई मान लीजिए यह m मान लिए, तो OM बराबर क्या होगा? OM बराबर यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये जब लंब पड़ता है तो ये इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम लिख सकते हैं OE का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं OE का होल स्क्वायर इक्वल टू EM का होल स्क्वायर धन OM का होल स्क्वायर। अरे भाई, कण का ये देखिए, एक कण हो गया, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। OE बराबर 13 का स्क्वायर लिखा है, 13 होगा, दिया है 13 का स्क्वायर। EM बराबर क्या है? 5 का स्क्वायर। OM नहीं मालूम है, ये निकालना है, OM का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 स्क्वायर 25 धन OM का स्क्वायर। तो लिख सकते हैं OM का स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, इसे घटाएंगे 144। OM का स्क्वायर बराबर 144, तो OM बराबर आ जाएगा √144। ये किसका होगा? 12 हो जाएगा। ये कितना होगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यह होगा 12 सेंटीमीटर। कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, वर्ग के क्षेत्रफल और विकर्ण में क्या संबंध है? पहले विकर्ण में संबंध क्या होता है? ये बराबर होता है d²/2 होता है, ये इसमें संबंध होता है। वर्ग के विकर्ण और क्षेत्रफल में संबंध जो होता है ये बराबर d²/2 होता है। अगर ये मान लीजिए पहले है, आप कह रहा विकर्ण को दुगना कर देते हैं। जब विकर्ण को दुगना करेंगे, विकर्ण को दुगना करने पर क्षेत्रफल क्या होगा? a' हो जाएगी, मान लीजिए d²/2, यह हो जाएगा 4d²/2, या लिख सकते हैं 4 × 2 लिख सकते हैं। अब देखिए d²/2 ये किसका है? पहले एरिया का क्षेत्रफल है, तो यह हो जाएगा 4 × a हो जाएगा, मतलब a' बराबर 4a। तो कितना फर्क पड़ रहा है? 4 गुने का। तो कह रहा अब क्षेत्रफल क्या होगा? अब क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है, जब राजन के सामने इबारती समस्याएं वर्ड प्रॉब्लम क्या आती है? वर्ड समस्याएं, वर्ड प्रॉब्लम आती हैं तो वह प्रायः पूछता है मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, ये कर सकता है, तभी पूछ रहा है। राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, ये नहीं मानेंगे। राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, तो इसमें यही ऑप्शन सही है। आप लोग इसे
खुद बताइएगा इसका कारण क्या है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए।